Hello students, welcome back to my channel Concepts Clear Easily. Welcome back to my channel once again after a long break. Hope you have successfully completed your previous classes and now you have upgraded to your new classes. Now we will start a new session. In this session, I will try to cover the syllabus of NCERT 9th grade. I will try to cover each and every chapter of your syllabus. But before that, let me introduce to the syllabus of 9th grade. मतलब क्या कहते हैं इसको, ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, 9th को सबसे टफेस्ट क्लास माना जाता है जितने भी क्लासेस हैं. तो मतलब बच्चे ज़्यादातर डरे हुए होते हैं इस चीज़ में कि हाँ जी वी आर अपग्रेडेड टू 9th क्लास एंड नाउ वी विल हैव टू डू सम टफ सिलेबस एंड इट विल बी टफेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ. बट लेट मी टेल यू, ये टफ तो होता है नो डाउट. मतलब क्यों टफ होता है? क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक लेके जाती है. तो उसका थोड़ा सा सिलेबस जो आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक लेके जाता है उसकी शुरुआत आपकी 9th से ही होती है. बट क्या है, अगर आप रेगुलर रहेंगे, आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहेंगे और जो आपकी क्लासेस में हो रहा है आप उसके साथ साथ चलेंगे तो आप उसको इजीली कैच कर पाएंगे और आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट अगर आप कहीं पे लैग बिहाइंड होगे या आपने थोड़ा सा और मस्ती वाला मोड अपना कंटिन्यू रखा कि हाँ जी हम कल कर लेंगे और हम परसों कर लेंगे, तो उससे क्या होता है, जो आपका सिलेबस है वो आगे निकल जाता है और आप पीछे रह जाते हैं. तो जो नए कंसेप्ट्स और नई बिगनिंग हो रही है, जो नए मतलब आपको चीज़ें स्टार्ट मतलब कराई जा रही हैं और आपका बेस बना रही हैं, वो आपका छूट जाता है. तो जब आपका बेस छूट जाता है तो आपकी वो कैसे होएगी, उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनेगी, मतलब आपकी फाउंडेशन रैक और आप उस पर बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं. तो मेन चीज़ क्या है, आपको अपना स्टार्टिंग से फाउंडेशन या बेस बनाना है जिस पे आपकी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग और स्ट्रॉन्ग थॉट्स क्रिएट हो सकें. और वो तभी होगा जब आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करेंगे. अगर आप डेली बेसिस पे इस कोर्स को करते रहे, चाहे वो साइंस का है, चाहे मैथ्स का है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, तो आपको कोई भी चीज़ टफ नहीं लगेगी. बट हाँ, हर चीज़ को समझने के लिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड हैव टू गिव सम टाइम. बस यही चीज़ है 9th की. अगर आप इसको कैरी करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं. तो बहुत लेक्चर हो गया. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का नया चैप्टर. और कभी भी कोई भी दिक्कत हो, अगेन यू आर वेलकम एंड यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द chapter of science. I will take first the bio chapter of science, that is the fundamental units of life. And what is that? That is called as cell. तो सेल क्या है? सेल मेरे ख्याल से कई जिन बच्चों को प्राइवेट बुक्स लगी हुई थी, कई बच्चों ने 8th में भी ये टॉपिक कवर किया है, लेकिन NCERT कवर कर रही है इसको 9th में. तो जो चीज़ है ये इसको मतलब चैप्टर को हमने नाम दिया हुआ है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ. और ये 5th चैप्टर है आपकी बुक का. और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ ही क्या है? सेल. तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ इज एक्चुअली अ सेल. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग. इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इससे क्या समझ आया? सेल वो स्मॉलेस्ट चीज़ है जो लिविंग थिंग के अंदर प्रेजेंट है. मतलब सेल कोई भी चीज़, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ लिविंग बीइंग की है, दैट इज अ सेल एंड इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका क्या मतलब हुआ? ये जो बेसिक चीज़, एक बेसिक चीज़ होती है ना कि जिससे स्टार्ट होती है चीज़, तो उसको कहते हैं हम बेसिक. तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग, मतलब सबसे छोटी चीज़ जो मतलब सबसे छोटी है जिससे मिल के आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, दैट इज अ सेल. इसको आप इस ढंग से समझ लीजिए. अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घर का क्या बेसिक ब्लॉक है, तो घर का बेसिक ब्लॉक अगर आप कॉमन उसमें कहेंगे या नॉर्मल वे में कहेंगे, दैट इज अ ब्रिक. ब्रिक मीन्स ईंट. अगर आप एक ईंट को रखते हैं और उसके साथ
एक लेयर मतलब एक सीधा सीधा पैरेलली आप रखते रहते हैं। एक ईंट रखी, फिर उसके साथ दूसरी ईंट मतलब उसको साइड बाय साइड रखते गए, तो एक क्या बन गई, उसकी एक लाइन ईंट की बन गई। फिर उसके ऊपर आपने सेम वे में दूसरी तीसरी इस ढंग से क्या किया, आपने ऊपर तक रखते गए तो एक दीवार बन गई। इसी ढंग से आपने 4 दीवारें बना ली और उसके ऊपर आपने रूफ डाल दी। तो उससे क्या तैयार हो गया आपका, उससे आपका तैयार हो गया अ रूम। एक रूम बनने के बाद आप उसको 2 रूम 3 रूम 4 रूम जितने भी बनाते हैं, तो उस ढंग से आपका एक घर, आपका खुद का घर एक तैयार हो जाता है। तो अगर मैं घर का डेफिनेशन में कहूँ कि बेसिक ब्लॉक इसका क्या था, दैट वाज अ ब्रिक, दैट वाज अ ईंट। मतलब ईंट से आप स्टार्ट होके एक पूरे आलीशान घर को मतलब आपने बना दिया है। तो बेसिक बिल्डिंग ऑफ घर क्या हुआ, दैट वाज अ ब्रिक। सिमिलरली द बेसिक बिल्डिंग ऑफ आवर बॉडी और एनी लिविंग थिंग इज अ सेल। कोई भी एक सेल छोटा जब आपस में मिलजुल के बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, दैट क्रिएट्स अ लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of living thing and it is the basic building of all living organisms. Hope it is clear. Now living things may be made up of one cell और इट मे बी मल्टीसेलुलर। तो ये आपको शायद चीज़ें पहले ही पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो सिंपल एक सिंगल सेल के बने होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वंस एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो जो एक सेल का बना हुआ होता है दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दैट कैन बी यूनिसेलुलर और दे कैन बी मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स बहुत सारे। तो बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं दैट क्रिएट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम हैं, कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, दैट दीज आर नोन एज मल्टी सेलुलर, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जैसे इस स्लाइड में दिखाया गया, आपको पता है ह्यूमंस हैव अप्रॉक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स। देखिए कितने सारे सेल्स, दैट वाई ह्यूमन इज नोन एज मल्टी सेलुलर। इतने सेल्स हैं इनके अंदर। और एक एग्जाम्पल जो आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता होगा अभी तक, इसमें तो यूग्लिना दिया हुआ है, बट मेरे ख्याल से जो अभी तक आपने किया है दैट इज अ अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, केवल एक सेल ही उसके अंदर प्रेजेंट होता है और एक सेल में उसकी सारी ऑर्गेनिजम्स या सारी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होती है जिससे वो अपनी बॉडी फंक्शंस करता है। और एक और शायद आपने पढ़ा है दैट इज अ पैरामीशियम। तो ये एग्जांपल्स थे कि जो लिविंग थिंग्स दैट कैन बी यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल की भी बनी हो सकती हैं, और दे कैन बी मल्टी सेलुलर। अब था डिस्कवरिंग द सेल। अब आपको पता चलेगा भाई सेल पता तो चल गया, द बेसिक बिल्डिंग ऑफ अ ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। तो अब ये सेल मतलब हमारी जिंदगी में आया कैसे, किसने हमारी जिंदगी में ये सेल इंट्रोड्यूस किया जो आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो हु कॉइन्ड द टर्म सेल एंड हाउ डिड ही डिस्कवर इट। देखिए मतलब कितने साल पहले कितनी एडवांसमेंट थी कि एक मतलब आज से 400 450 साल पहले जो एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल डिस्कवर किया था। और वो भी कैसे डिस्कवर किया था, उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने उस चीज़ को देखा था। तो मतलब सोचिए उस समय कितनी ज़्यादा साइंस प्रोग्रेस में थी। मतलब आज तो एक अलग चीज़ है, आज तो हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग वेज हैं, बट उस समय तो कोई भी ऐसी चीज़ मतलब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी हमारे पास। बट स्टिल उन्होंने एक सेल को मतलब ढूंढा और उसको अपने आप से ही अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप में उन्होंने उसको देखा। तो रॉबर्ट हुक जो थे, जब वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि कॉर्क, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने देखा जो कॉर्क है, कॉर्क के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर मतलब ऐसी चीज़ों से बना हुआ है जिनका स्ट्रक्चर एक हनीकॉम्ब, जो शहद की मक्खी होती है ना उसका छत्ता आपने देखा हो, देखे ऐसा होता है ये। तो उन्होंने देखा जो ये कॉर्क है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना हनीकॉम्ब का, ये बना रही है, ये हनीकॉम्ब अपना मतलब घर बना रही है, इसको हनीकॉम्ब कहते हैं। तो उन्होंने देखा जो कॉर्क का स्ट्रक्चर है, जब माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा ये छोटे छोटे
छोटे छोटे चैम्बर्स मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना हुआ है और ये हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से रिजेंबल कर रहा है। तो उनको बड़ा मतलब अलग सा लगा, भाई ये क्या चीज़ है, इतने सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कॉर्क ऊपर से देखने में तो कुछ भी नहीं लगता, बट इसके अंदर इतने सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कॉर्क आपको पता है क्या होता है? कॉर्क शायद मोस्टली आप बच्चों को नहीं पता होगा। कोई भी बॉटल होती है ना, जैसे ये देखिए ये बॉटल है, इसके ऊपर जो एक लकड़ी का सा पीस लगा होता है जिसको ओपन करके ठाउ करके ये बॉटल खुलती है, दैट इज अ कॉर्क एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। जो पेड़ की छाल होती है, पेड़ की बाहर की लकड़ी होती है, उससे ये कॉर्क मिलता है। तो जब ये जो रॉबर्ट हुक थे ये इस चीज़ को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो इन्हें टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स दिखे जिनको इनको लगा कि ये क्या है, तब उन्होंने इसको टर्म दी सेल। दिस वॉज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through a self designed microscope। तो एक चांस की बात थी कि उन्होंने एक कॉर्क को अपने डिजाइन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उन्होंने एक टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट्स देखे। रॉबर्ट हुक called these boxes as cells। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटल रूम। तो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है? लिटल, छोटा सा रूम, मतलब ये छोटा सा कंपार्टमेंट। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units। ये सबसे पहली बात थी, मतलब सबसे पहली टाइम था जब किसी ने देखा कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो छोटे 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 बिल्कुल टाइनी रूम्स या टाइनी चैम्बर्स के टाइप में बनी हुई होती हैं अगर उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाए। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन द बायोलॉजी। तो कहते वो उन्होंने 1665 में सेल टर्म दी थी जो आज तक हम बायोलॉजी में इस टर्म को एज सच ही यूज करते जा रहे हैं। टाइनी कंपार्टमेंट्स या लिटल रूम्स दैट आर नोन एज सेल्स एंड ह्यूमन बींग्स और एनी लिविंग क्रिएचर इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल मतलब 1665 में सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। अब है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। अब रॉबर्ट हुक ने तो कॉर्क में देख लिया कि हाँ जी जो कॉर्क है या जो वुड है दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी कंपार्टमेंट्स और टाइनी रूम्स दैट आर कॉल्ड एज सेल्स। अब हम इस चीज़ को कैसे रिपीट कर सकते हैं? हम भी इस चीज़ को अपने मतलब क्या कहते हैं लैब्स में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और शायद आपकी टीचर आपको कराएंगी भी। इस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, एक अनियन ले लेते हैं और अनियन को आप वर्टिकली बीच में से काट देते हैं, 2 पीसेस इसके कर देते हैं। अब अनियन क्या हुआ, अनियन का एक तो बाहर की साइड मुड़ा हुआ होता है और एक अंदर की साइड बिल्कुल कनकेव टाइप का एक लीफ होते हैं, मतलब सारे ही ऐसे होते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो अनियन का इनर साइड है उसमें आप जब एक स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप मतलब खुरचेंगे अपने नाखून से या किसी से, छोटी सी पतली सी झिल्ली टाइप निकल के आती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज पील ऑफ अनियन। तो इस पील को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये भी आपको क्या दिखाएगी, आपको टाइनी टाइनी लिटिल चैम्बर्स या सेल्स दिखाएगी। तो इसका प्रोसेस क्या है एक्सपेरिमेंटल, इसका क्या करते हैं हम, इसकी पील हम एक नीडल से या फॉरसेप्स से अनियन की अलग कर लेते हैं, फिर इसको ताकि कि वो ड्राई ऑफ ना हो जाए। ड्राई ऑफ होने से क्या होगा, आपके सेल्स बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे। तो क्या है, उसको ड्राई ऑफ करने से बचने के लिए आप उसको वाटर में रखते हैं और फिर क्या करते हैं, place the peel in water, watch glass containing water, add a few drops of saffron in stain and let it stand for few minutes to allow the stain to penetrate। तो अब इस जो आपने पील लिए उसको थोड़ा सा पानी में डाला, उसके ऊपर आप एक स्टेन, एक कलर डालिए ताकि वो थोड़ा सा कलर एक्वायर कर ले, एंड दैट कलर या स्टेन इज नोन एज सैफ्रनिन। After staining, place the peel on a microscope slide, cover it with a cover slip and observe under microscope to study the plant cells। तो अब क्या करते हैं,
जब उस पील ने थोड़ा सा कलर ले लिया तब आप उसको एक स्लाइड आपने शायद बच्चों सबने देखी हुई होगी। स्लाइड एक ग्लास की पतली सी स्ट्रिप होती है जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। तो उस स्लाइड के ऊपर आप वो पील ट्रांसफर कीजिए विद द हेल्प ऑफ ए फोर्सेप और अ नीडल, और उसके ऊपर आप एक पतली सी छोटी सी बिल्कुल ही बहुत ही पतली चीज होती है जिसको हम कहते हैं कवर स्लिप। शायद अभी तक आप लोगों ने देख ली हो या नहीं देखी हो, मैं नहीं कह सकती। आप उसके ऊपर पील के ऊपर वो जो कवर स्लिप है उससे उसको कवर कीजिए, और फिर आप उस जो आपका माउंट बना है या जो आपकी स्लाइड बनी है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये सारा प्रोसेस आपकी एक्टिविटी है जो आपका एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आप किसी भी प्लांट सेल को, अभी तो हम अनियन को देख रहे हैं तो आप किसी को देख सकते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल थ्रू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। तो इससे आप किसी भी प्लांट सेल को, किसी भी सेल को इनफैक्ट, या किसी भी लिविंग थिंग के चीज को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो, क्योंकि ये चीजें आपको नेकेड आई से सेल तो दिख नहीं रहे, तो आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। देखिए ये डायग्रामेटिक वर्जन है कि आप कैसे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस इज अ अनियन, इसको अनियन को उन्होंने काटा हुआ है और इसकी पील आप निकाल रहे हैं। इसके इधर से स्क्रैप करके एक पील निकाल लेते हैं और उस पील को फिर आप क्या कर रहे हैं, एक स्लाइड पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये है आपकी एक स्लाइड, और स्लाइड पे आप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर आप थोड़ा सा वाटर और सैफरन उसको स्टेन करने के लिए डाल रहे हैं, और फिर उसके ऊपर ये छोटी सी, अगर आपको दिख रही हो, एक छोटा सा टुकड़ा सा है प्लास्टिक का सा, ये कवर स्लिप होती है, उसको आप पील को कवर कर रहे हैं और ये आपका माउंट तैयार हो गया। तो जब ये आपका माउंट तैयार हो गया, ये आपकी स्लाइड तैयार होगी, तब आप क्या करते हैं, इसको इस माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्लाइड प्रिपेयर माउंट रख लेते हैं और यहाँ पे आपकी आई होती है, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। और ये क्या है, ये है डिफरेंट लेंसेज। अब इनकी क्या जरूरत पड़ी, इनकी ऐसी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम नेकेड आई से तो सेल्स देख नहीं पा रहे या कोई भी चीज का अंदर का स्ट्रक्चर तो नहीं देख पाते, उसके लिए हमें एनलार्ज वर्जन चाहिए, और ये होते हैं माइक्रोस्कोप, ये लेंसेज जो किसी भी चीज को एनलार्ज करके, कितनी भी पावर से, अलग अलग पावर होती है इन लेंसेज की, उससे आपको एनलार्ज करके किसी भी चीज का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो उन्होंने भी, रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया था, जो कॉर्क की स्लाइड है उसके नीचे यहाँ पे देखी थी माइक्रोस्कोप से और उनको सेल्स दिखे थे। अब सेम चीज हम कर रहे हैं कि जो अनियन है उसकी पील हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या दिखेगा, हमें भी वही दिखेगा जो रॉबर्ट हुक को दिखा था। हमें दिखेंगे टाइनी टाइनी कंपार्टमेंट। देखिए ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, सेल्स ऑफ अ ओनियन। तो ओनियन भी क्या है, किस चीज का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। तो कोई भी लिविंग चीज, जैसे कि हमने शुरू में कहा था, कोई भी लिविंग चीज किस चीज की बनी हुई होती है, सेल्स की बनी हुई होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट यही प्रूव करता है कि प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स, कोई भी सेल्स आप ले लीजिए, दैट हैज लाइफ, आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड सेल्स क्या है, टाइनी टाइनी लिटिल रूम्स है। ये दिखाए हुए सेल्स, और ये ब्लू ब्लू क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने, आपको अगर याद हो, हमने अपने एक्सपेरिमेंट में एक स्टेन यूज किया था, दैट वाज सैफरनिन, ताकि हमें इनकी बाउंड्रीज और ये सेल्स अच्छे से दिख जाए। अगर ये ट्रांसपेरेंट होते तो हम अच्छे से देख नहीं पाते, क्योंकि अब इसकी चीजों ने थोड़ा कलर ले लिया है, तो ये बहुत अच्छे से दिख पा रहे हैं। We can try preparing temporary mounts of peel of onion and of different sizes. What do we observe? तो अब इन्होंने कहा, आपकी बुक में लिखा है कि हम ये पील जो हमने एक अनियन से ली है, हम अब डिफरेंट साइज के अनियन ले सकते हैं। हम डिफरेंट साइज के अनियन लेते हैं और उनकी पील लेके ये वाली हम स्लाइड्स तैयार करते हैं और उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अब उन्होंने कहा, these structure look similar to each other. Together they form big structure like an onion bulb. तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स हैं। जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक बड़ी चीज बना देते हैं, मतलब अनियन बना देते हैं, या जो भी चीज यहाँ पे हम, क्योंकि अनियन ले रहे हैं तो इसलिए हम अनियन को ही रिपीट कर रहे हैं। मतलब आप कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं।
We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under a microscope. तो वो ये क्या कहना चाह रहा है, कहते कि अब हमने जब ऑब्जर्व किया तो हम सोच रहे थे जब हम एक बड़ा अनियन लेंगे तो उसके सेल्स भी बड़े होंगे, या हम एक बेबी अनियन लेंगे तो उसके सेल्स छोटे होंगे, बट ऐसा नहीं है। सेल्स सभी सेम शेप के और सेम साइज के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने बड़ा अनियन ले लिया तो उसके सेल्स भी बड़े हो जाएंगे, या छोटा ले लिया तो उसके सेल्स भी छोटे हो जाएंगे। सेल्स का अनियन के जो अनियन में सेल्स हैं उसका सेम शेप और सेम साइज रहेगा। उसके अनियन के साइज पे उनका सेल का शेप या साइज नहीं मतलब डिफर करेगा। The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of onion they came from. These small structure that we see are the basic building units of onion bulb. वही होगी ना कि ये क्या है, एक सेल से दूसरा सेल जुड़ा, दूसरे सेल से तीसरा, जब सारे सेल्स जुड़ गए तो उन्होंने धीरे धीरे क्या बना दिया, एक अनियन बना दिया। तो अनियन का बेसिक बिल्डिंग क्या हुआ, दैट इज अ सेल। These structures are called cells. Not only onions but all organisms that we observe around us are made up of cells. वो तो पहले ही हम बता चुके हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज है, वो किसकी बनी हुई होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल। हाँ, अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो वो सेल्स की नहीं बनी होती, वो किस चीज की बनी होती है, आप मुझे बताइए। बट आप बता नहीं सकते, मैं सुन नहीं सकती। तो नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द सेल थ्योरी, और ये मोस्टली मतलब 95 या 98% आप कह दीजिए एग्जाम्स में पूछी जाती है कि व्हाट इज द सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, M.G. Shackleton and T. Shakwan. According to them, the cell is the structural and functional unit of all living beings. इसका क्या मतलब हुआ, उन्होंने दो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो एक सेल है वो ही किसी चीज़ का, कोई भी, चाहे अनियन था यहाँ पे, चाहे आप ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, कोई भी चीज़ जो भी लिविंग बीइंग है, उसका जो स्ट्रक्चर यूनिट मतलब जो बनाने वाली चीज़ है दैट इज़ अ सेल, और उसके सेल के अंदर ही जो फंक्शंस होते हैं वो ही उस चीज़ के अंदर फंक्शंस होते हैं। तो ये चीज़ जो लाइन है इसका यही मतलब है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल यूनिट, मतलब सेल में जो फंक्शंस हो रही हैं और जो उसका स्ट्रक्चर है जो आपस में जुड़ के बनता है, तो जो बेसिक यूनिट किसी भी लिविंग बीइंग की है दैट इज अ सेल। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चो। तो जो इन्होंने M.G. Shackleton एंड T. Shakwan ने जो सेल थ्योरी दी थी उसको फर्दर एक्सपेंड किया मिस्टर वर्चो ने। उन्होंने कहा बॉडीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये दोबारा चीज़ रिपीट हो रही है, सेल थ्योरी इससे कोई डिफरेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रही है सेल थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब कोई भी चीज़ है, बॉडीज ऑफ किसी भी चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसकी बनी हुई होती हैं, वो बनी हुई होती हैं सेल्स की, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। जो सेल्स एक्टिविटीज करते हैं, जब वो इकट्ठी एक्टिविटीज हो जाती हैं तो वो किसी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी बन जाती हैं, और एवरी न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी सेल्स आ रहे हैं, जो भी इस मतलब वर्ल्ड में सेल्स आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आसमान से गिर रहे हैं या कहीं समुंदर में तैर के आ रहे हैं, वो क्या है, वो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे ही पैदा हो रहे हैं, कहीं आसमान से नहीं गिर रहे वो। जैसे कि कोई भी नई चीज़ अपने पेरेंट्स से बनती है, सिमिलरली इसका कहने का मतलब है एक सेल प्रेजेंट है तो वो नए सेल्स को बर्थ दे रहा है। तो कोई भी सेल पुराने सेल से ही बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा कि वो अपने आप ही कहीं से आ जा रहा है, मतलब कोई पहले सेल प्रेजेंट है तो उससे ही नया सेल का जन्म हो रहा है। दिस थ्योरीज मतलब जो भी ये थ्योरी है सिंपल है, उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका केवल 2-3 पॉइंट्स हैं
कि बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल से, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये है आपकी एक सिंपल सी सेल थ्योरी, बट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब क्या है, अब आपकी हैं डिस्कवरीज अबाउट द सेल्स, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी बुक में एक बॉक्स में दिया हुआ है, तो मतलब कई बार लगता है ये हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट ना हो तो हम इसको एस्केप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और जब आप एक बार इसे कर लेंगे और एक बार आपके दिमाग में आ गई तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी ग्रेजुएशन तक चलेंगी। मतलब जो ये साइंटिस्ट हैं या इनकी डिस्कवरीज हैं ये यहीं नहीं ख़त्म हो जाएंगी, ये आपके डिफरेंट चैप्टर्स में आपके ग्रेजुएशन लेवल तक आएंगे। और ये थोड़ा सा आपको इनिशियली टफ लगेगा क्योंकि 5-6 नाम है तो आपको इकट्ठा याद करने में कई बार दिक्कत हो जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा कीजिए कि एक दिन में केवल 2 साइंटिस्ट ही कीजिए और 2 अलग और 2 अलग। तो उससे क्या होगा कि आपको करना ये ईजी होगा और आप उसको भूलेंगे नहीं। जब हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं ना तो वो हमारे लिए एक बर्डन बन जाता है और हम जल्दी उसको भूल जाते हैं और उससे बोर हो जाते हैं। तो ये जब भी कोई भी ऐसे नाम हो साइंटिस्ट के जो 6-7 इकट्ठे हों तो आप एक ये चीज़ बनाइए कि 2-2 से ज़्यादा एक दिन में मत कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है ये? अब ये हैं डिफरेंट डिस्कवरीज जो सेल की गई हैं और उनके साइंटिस्ट। तो मैं बताती हूँ, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वाज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक तो आपने पढ़ ही लिया है। इन 1665 ही नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन कॉर्क स्लाइस। तो सबसे पहले तो यही थे जिन्होंने सेल को देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क की स्लाइस में, और इन्होंने इनको हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर कहा था। तो रॉबर्ट हुक का था 1665 में। सेकेंड वन वाज ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक क्या थे? 1674 में इन्होंने सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था कि लिविंग सेल्स पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट है। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या देखा? लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में। तो ये 2 आप एक टाइम में याद कर लीजिए, बाकी 2 बाद में कीजिएगा। तो ल्यूवेनहॉक इसके नाम से क्या है? एल से लिविंग सेल्स और ल्यूवेनहॉक, तो दोनों चीजें आप मतलब रिलेट कर सकते हैं। एल मीन्स लिविंग और एल से ल्यूवेनहॉक। एंड थर्ड वन इज रॉबर्ट ब्राउन। तो पहले रॉबर्ट हुक थे, अब रॉबर्ट ब्राउन है। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा 1831 में? इन्होंने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने सबसे पहले देखी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, दैट इज अ न्यूक्लियस। तो इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया सेल के अंदर। तो ब्राउन जी ने क्या देखा? न्यूक्लियस इन द सेल। फोर्थ वन इज परकिंजे। परकिंजो ने क्या देखा? इन्होंने 1839 में इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म विच इज अ लिक्विड प्रेजेंट इन द सेल। तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अगर नहीं पता तो आप अभी डरिएगा मत, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बट आगे दिया हुआ है, मतलब इसी चैप्टर में। तो मैं आगे डिटेल में कराऊंगी, बट फॉर हियर you can learn that Purkinje has invented the term protoplasm, that is a liquid present in the cell। और अभी हम सेल थ्योरी कर चुके हैं, जैसे वो 2 साइंटिस्ट ने किन्होंने दी थी, शेकल्डीन एंड शेकवान। इन 1838 and 1839 they presented the cell theory that all organisms are actually made up of cell and the cell is the basic unit of life। एंड इसको फिर किसने एक्सप्लेन किया था और किसने आगे फर्दर मतलब ग्रो किया था? दैट वाज वर्चो। सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम द सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर, दैट द सेल्स एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सारे के सारे जो साइंटिस्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से 1-2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। मोस्टली इनमें से आपसे पूछा जाता है और सेल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन
और या परकिंजे या ल्यूवेनहॉक, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये टेबल आप ज़रूर देखिएगा और सेल थ्योरी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं अभी यहीं तक कराऊंगी ये चैप्टर, क्योंकि अभी आपको इनिशियली ये चैप्टर अगर एक स्टॉक में मैं करा दूंगी तो आपके लिए भी वो टायरिंग हो जाएगा और मेरे लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगा समझाना। तो हम ये वाला मेरे ख्याल से चैप्टर 3 या 4 वीडियोस में कवर करेंगे। तो उससे क्या होगा, आप भी एक टाइम में बैठ के आराम से इसको ग्रास्प कर सकेंगे और मैं भी आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा पाऊंगी। तो ये एक पार्ट हमारा ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में अगले वीक आपको दोबारा से लेके आऊँगी। तब तक अगर आपको इस पार्ट में कुछ समझ नहीं आया होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर कोई दिक्कत हो या कुछ हो तो कभी भी आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और मतलब ये साइंटिस्ट के नाम 2-2 करके याद कीजिए और कोई भी चीज़ समझ ना आए तो फ्रीली आप मेरे से पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।